मेरे जितने भी मोहतरम व्यूअर्स हैं उनको अब तक पता तो चल चुका होगा कि ये मौजज़ों की सरजमीन है। यहाँ पे मौजज़े होते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ होता है जो मुहज़्ज़ब दुनिया में नाकाबिले तसव्वुर है, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। किस तरह, उसकी ताज़ा तरीन मिसाल आप मुलाज़ा फरमाएं। कल वज़ीर बिजली ने खुद एतराफ़ किया कि आपके 1000 के बिल में 750 रुपए कैपेसिटी पेमेंट्स यानी आईपीपीस का भत्ता होता है। 1000 बिल में 750 भत्ता, बकाया कितना रह गया? 250 रुपया। आपका बिल कितना हो गया? 250 रुपया। आगे सुने, यानी जिस घर का बिल 10,000 रुपए आता है, दर हकीकत उसका बिल 2500 रुपए बनता है। आप सोचें, हर महीने कितने अरब इस कौम के ये जर्नैली हुकूमत लूट रही है। जी जनाब, यानी कोई रफली सा अंदाजा कि हर महीने कितने पैसे खाए जा रहे हैं और कितनी मुतमैन है ये कौम, आपस में लड़ती झगड़ती और सोशल मीडिया, रील्स, टिकटॉक्स और जो है ना वो मोटू पतलू के पतलू पतलू ठुल्लू पतलू, ये बहरहाल इस कौम की जो है ये आप खुद अंदाजा कर ले। और यानी खुद बता रहा है वजीर कि जो उखाड़ना है उखाड़ ले, जो करना है कर ले। आपके बच्चों के मुंह से सिरलेक छीन कर, आपके बच्चों का दूध चोरी करके, आपके बच्चों की स्कूल की फीस चोरी करके, आपकी गंदम का खर्चा चोरी करके ये मेजर सर्जरियां हो रही हैं। मेजर सर्जरी के बारे में खबर आई है कि मेजर सर्जरी हुई है बाकू में। पाकिस्तान में कहां होती है मेजर सर्जरी? पद मारने के लिए इंग्लैंड जाते हैं और इधर आकर इमरान खान बनने की कोशिश की गई। शोर मचा दिया दाई की बेटी ने कि यहां पे इत्तेफाक अस्पताल में मेजर सर्जरी हुई है। ये तो हुई है बाकू में, वहां पे सारा कुछ हुआ है। और फिर लोगों से छुपाना भी था कि असल चक्कर क्या है, यहां पे पता चल जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नयादी है। मेरी तरफ से जो जो लोग सुन रहे हैं या जो जो लोग देख रहे हैं वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर है, पाकिस्तान के किसी भी या दुनिया के किसी भी इलाके में है, मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज जून की पहली तारीख है 2026 और दिन है सोमवार का। कुछ ताज़ा तरीन खबरें आपके सामने रखनी है और एक वीलॉग रखना है। मैंने आपको बताया ना इब्तिदाइया में कि हमारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है, ये 78 साल से हो रहा है। यानी मैंने आपको बताया था कि तीसरे खलीफा राशिद उस्मान इब्ने अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अशरा मुबशरा में उनका नाम शामिल है। उनकी गवर्नेंस ठीक नहीं थी। अब आप कहें कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं कह रहा, सहाबा खिलाफ थे, बहुत सारे सहाबा खिलाफ थे। मदीना में मॉब इकट्ठा हो गया, मदीना में लोग इकट्ठे हो गए कि आपके गवर्नर्स ने हमारा जीना हराम कर रखा है। ये मैं आपको 1400 साल पहले की कहानी बता रहा हूं। और फिर वो वाकया हुआ जो इस्लामी तारीख का पहला वाकया था, जिसने चूल्हे हिला दी सारे सिस्टम की। उस्मान इब्ने अफ़ान को बहुत बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। और वजह गवर्नर्स कि गवर्नेंस ठीक नहीं है। ये मैं उस दौर की बात बता रहा हूं। इस दौर में आप कहते हैं AI का जमाना है, आप कहते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, आप कहते हैं शऊर आ गया है, आप कहते हैं जी हम बड़े इनकलाबी हो गए हैं, हम बोलते हैं तो फिर बोलें, फिर कुछ करें। 1000 पे 750 रुपया कितना मुश्किल है कमाना, खासकर हिलाल, कितना मुश्किल है। लेकिन वो ले रहे हैं, अपनी शरीरों पे लगा रहे हैं, अपने प्रोटोकॉल्स पे लगा रहे हैं। बहरहाल कुछ आपके साथ खबरें डिस्कस करनी है। आज जो मुद्दे रखने हैं, आपको एक अजीम जर्नल का, उस दिन भी मैंने नाम लिया था
वाक़या सुनाया था, एक तफसीली वाक़या सुनाऊंगा कि अजीम लोग कैसे होते हैं, और उसके ड्राइवर का, लेकिन वो था काफिर। ये जो है बेसिक बात है। एक तो हमने ये समझ रखा है कि जो कलमा पढ़ता है सिर्फ वही लोग अच्छे हो सकते हैं, जो कलमा नहीं पढ़ते वो अच्छे नहीं हो सकते। दुनिया में बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कलमा नहीं भी पढ़ते। ये वाक़या आपको सुनाऊंगा। इसके बाद आपके सामने मुद्दा रखना है कि जो हालात है ना वो अवाम के खराब हुए हैं, चौकीदारों के नहीं। चौकीदारों के हालात बिल्कुल जो है वो ठीक हैं। फिर जनरल आसिम मुनीर को बताना है कि 1971 में मेरी मां ने मुझे आजाद जना था, मैं बिल्कुल बेड़ियों में नहीं था, कैद नहीं था, मेरी मां ने तो मुझे आजाद जना। बिल्कुल। तो आप कौन होते हैं मुझे बेड़ियां पहनाने वाले? ये उनसे सवाल करना है। और जीवी में मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे हम तो खबरदार कर रहे हैं, हमारा काम ही यही है, हम कवाल हैं कि आपको खबरदार करते रहते हैं कि एहतियात करें, बहुत एहतियात करें। असद उमर साहब कहते हैं, इमरान खान का ब्रेन समझा जाता था असद उमर को। असद उमर कहते हैं कि वोट 8 फरवरी की तरह पड़ेगा और रिजल्ट 9 फरवरी की तरह निकलेगा। ये असद उमर की पेशगोई है, टीवी पे बैठ कर उन्होंने कहा है। भुट्टो का नवासा क्या कह रहा है? जरदारी का लोंडा वो कह रहा है कि जी फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करें, फॉर्म 47 क्योंकि अभी भी शौकीन मिजाज जर्नैल हैं, फॉर्म 47 का मैं बंदोबस्त कर लूंगा। ये इलेक्शन हो रहे हैं मुल्क में, ये इलेक्शन हो रहे हैं। ये भी इमरान की खैर मेहरबानी है कि जीबी की इलेक्शन इतने हाईलाइट हो गए, जो इमरान बॉयज हैं उन्होंने हाईलाइट कर दिया। पता किधर होता था कि जीबी में इलेक्शन है या कश्मीर में इलेक्शन है। इमरान ने हर चीज बदल दी इस मुल्क की। इमरान ने इलेक्शन बदल दिए, इलेक्शन का तरीकाकार बदल दिया, वोट देने का तरीकाकार बदल दिया इमरान ने, इसलिए जीबी भी इतना हाईलाइट हो गया। वहां हर तरफ मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे हैं। ये आपके सामने स्टोरी रखनी है। और दूसरा, आपको जिस तरह मैंने बताया कि अवाम की जो हालत है वो पतली है, चौकीदारों की नहीं है, ये भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले एक दो बैन अल-अक़वामी खबरें ले लें। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने गारंटी दी है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। इस लुच्चे को पहले भी बताया कि आयतुल्लाह खामेनाई शहीद ने ये फतवा दिया हुआ था कि हम एटम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन यूरेनियम को इनरिच्ड करेंगे। हमले से पहले भी ईरान एटमी हथियार नहीं रखता था, अभी भी नहीं है उसके पास। बहरहाल उनके पास एटमी कुव्वत या एटमी तवानाई मौजूद है और होनी भी चाहिए। ये किसी भी मुल्क की जरूरियात के लिए जरूरी है। उसके बाद वो कहते हैं कि जो अबनाए हुर्मुज़ है वो पहले की तरह होगी। वो पहले की तरह नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ईरान की पार्लिमान ने फैसला किया है, बल्कि वो फैसला करने जा रहे हैं, वो कानून सादी करने जा रहे हैं कि अबनाए हुर्मुज़ पे ईरान का कंट्रोल होगा। ईरानी बिल्कुल ठीक हैं इस जो है ना मामले में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो पैनामा कनाल है वो पनामा को बहुत सारे पैसे देती है। जो नहर स्वेज है उसमें मिस्र लाखों डॉलर्स कमाता है। जो बास्फोरस है उसमें तुर्की लाखों डॉलर्स कमाता है। तो ईरानियों ने किस खोती को हाथ लगाया है कि ईरानी टैक्स न लें? बिल्कुल लें, और उनकी पार्लिमान ये करने जा रही है। दूसरी तरफ ईरानियों ने एक बार फिर ये बात कही है, और पूरी दुनिया ये बात पूरी दुनिया कह रही है कि जो अमेरिका है वो काबिल भरोसा नहीं है। उनका सदर जो है वो पल में तोला और पल में माश होता है, उसको कोई पता नहीं चलता कि उसका असल मौकिफ क्या है। उसकी कौम को आज तक नहीं पता चल सका कि ये शख्स चाहता क्या है, ये करना क्या चाहता है, ये अमेरिका का सदर है या ये पपेट है बेंजामिन नेतन्याहू का। तो ईरानी भी उसे काबिल भरोसा नहीं समझते। उसके अलावा जो अगली खबर है, सैटेलाइट के जरिए तस्वीर जारी हुई है गजा की। वो तस्वीर आप देखें ना तो आप नहीं समझेंगे कि ये 21वीं सदी है, यानी उससे अच्छे एहराम मिस्र के इमेजेस हैं। जितनी बर्बादी और जितनी तबाही दिखाई गई है गजा में वो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। गूगल पे अवेलेबल हैं, सैटेलाइट फोटोज देख लें गजा के, और आप यानी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां पे कभी इंसान रहते थे।
جو حال کیا غزہ کے ساتھ. یہاں پہ کبھی پھولوں جیسے بچے کلکاریاں مارتے تھے, یہاں پہ بچے دوڑتے تھے, کھیلتے تھے, فٹ بال کا شوق تھا ان کو, وہ فٹ بال بھی کھیلتے تھے ملبے پہ. تو وہ امیجز اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو وہ ملاحظہ کر لیں. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ اسرائیل نے لبنان کے جو ہے نا وہ تقریباً 7 تاریخی قصبوں کو جو ہے نا وہ خالی کرنے کا حکم دے دیا ہے لیبنان میں. اب یہ چکر کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے حکم دے رکھا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے. پاکستان, قطر, سعودیہ, عمان وغیرہ وغیرہ. اب اسرائیل چاہتا ہے کہ اس تسلیم کرنے سے پہلے لبنان کا 70% علاقہ, غزہ کا 70% علاقہ, مغربی کنارہ ویسٹ بینک, ان پہ پیلی پٹی لگا دے, اپنا بارڈر اٹھا کے ادھر لے جائے. جس طرح وہ کرکٹ گراؤنڈ کی باؤنڈری ہوتی ہے, رسا آگے پیچھے کر دیتے ہیں. کہ تسلیم کرنے سے پہلے 7 تاریخی ایک ایسے قلعے پہ قبضہ کیا ہے اسرائیل نے جو 900 سال پرانا ہے, 900 سال, اس میں بھی قبضہ کر لیا ہے. اب 7 قصبوں کو کہا گیا ہے کہ خالی کریں, کہ جب اسرائیل کو تسلیم کیا جائے تو بڑا اسرائیل تسلیم ہو. جس طرح پہلے آپ جانتے ہیں شام میں گولان ہائٹس ہیں, گولان کی پہاڑیاں ہیں, دنیا کا خوبصورت ترین علاقہ, دنیا کے خوبصورت ترین پھل. گولان ہائٹس کو کبھی دیکھیں, یوٹیوب پہ دیکھیں یا گوگل پہ دیکھیں, ان پہ اسرائیل کا قبضہ ہے. وہ شام کی ہیں, وہ پورا علاقہ شام کا ہے گولان ہائٹس, لیکن وہاں پہ اسرائیل کا قبضہ ہے. اور پھر آپ مسلمانوں سے واقف ہیں. یہ جو حالت پتلی ہوئی ہے نا, پتلی, یہ عوام کی ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے حکمرانوں کی حالت پتلی ہوئی ہے؟ نہیں, ایسی بات نہیں ہے, صرف عوام کی حالت پتلی ہوئی ہے. ملاحظہ کریں, گھر کا ملازم چکن کڑھائی کھا رہا تھا کہ مالکن آ گئی اور غصے سے چلا کر بولی, شرفو تمہیں کہا تھا کہ آج کے بعد گھر میں گوشت نہیں پکے گا بلکہ صرف دال پکے گی, کیونکہ صاحب بے روزگار ہو گئے ہیں, صاحب ریٹائرڈ ہو گئے ہیں, سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے, سٹار اتر گئے ہیں, جنرل تھے ریٹائر ہو گئے ہیں. ملازم سکون سے بوٹیاں نوچتے ہوئے بولا, 1000 پہ 750 لیتے ہوئے بولا, بی بی جی شور مت مچائیں, آپ کے لیے دال ہی بنی ہے, آپ کے لیے دال ہی بنی ہے, یہ چکن میرے لیے ہے, بے روزگار صاحب ہوئے ہیں, میں نہیں. نوٹس پہ دیا گیا ہے ملکی حالات صرف عوام کے لیے خراب ہیں, عوام کے خادموں, ملازموں, نوکروں اور چوکیداروں کے لیے نہیں. حالات آپ کے لیے خراب ہیں, حالات میرے لیے خراب ہیں. کل پرسوں زرداری مورو جاتا ہے جہاں پہ وہ عاصم منیر کے اٹھاتا ہے نخرے, اس کے ساتھ 27 گاڑیاں ہوتی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ پاکستان ایسا ملک ہے جس میں 6 کروڑ کی گاڑی سے 2 ٹکے کا بندہ نکلتا ہے, 2 ٹکے کا بندہ. یہ وہ شعلے فلم ہے گبر سنگھ, گبر آ گیا, گبر آ گیا, گبر آ گیا. اور مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی گبر ہیں ان کو سرکاری پروٹوکول حاصل ہے, ان کے ساتھ پولیس ہوتی ہے, ان کے ساتھ کمانڈوز ہوتے ہیں, ان کے ساتھ ایلیٹ ہوتی ہے. لوگ شور مچاتے ہیں گبر آ گیا, گبر آ گیا, مریم کے پاپا چور ہیں, لیکن ان کے ساتھ ایلیٹ فورس ہوتی ہے, وہ سیدھی گولیاں مارتے ہیں, ربر والی بھی نہیں مارتے. تو جو نوکر ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, جو جرنیل ہیں, وہ تو بے روزگار نہیں ہوئے نا. حالت پتلی ہے عوام کی, تو عوام جانے اور عوام کی حالت جانے. انہوں نے تو مرغی کھانی ہے. ورلڈ بینک نے رپورٹ دی ہے کہ جنوبی پنجاب اور سندھ کے 9 ضلع 2030 میں وہ رہنے کے قابل نہیں رہیں گے.
इतने दरख्त काटे इन्होंने, इतने दरख्त काटे इन्होंने, आमों के बागात उजाड़ दिए डीएचए के लिए। जब से ये पाकिस्तान में वायरस आया, हाउसिंग सोसाइटीज का लोगों को दौलत की लत लगी और 1 लाख का प्लॉट उन्होंने किस्तों पे 10 लाख का बेचना शुरू किया। भाई लोगों की हिमायत हासिल की तो ये सारा कुछ हमारे साथ हुआ। 9 अजला जो है वो 2030 में वहां पे इंसान नहीं रह सकेगा। अगर किसी को होश है तो वो पौधे लगाना शुरू कर दे। जिनकी वालदैन की वहां पे कब्रें हैं, बाप दादा की कब्रें हैं, तो इन जिलों को बचा लें। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। बिशारत राजा हमारे दोस्त हैं, बहुत सीनियर सहाफी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं। इटली से एक पाकिस्तानी ईद मनाने आते हैं अपने घर। पहली बात तो यह कि उनको नहीं आना चाहिए था, बहरहाल खुश आमदेद तो उनको कहना था। वो ईद मना के वापस जा रहे थे तो उनको वापसी पे 2 लाख रुपया FIA ने उनसे तलब किया। तो वो जाहिर है थोड़े तगड़े थे, उन्होंने कहा ठीक है जी मैं 2 लाख रुपया पे करता हूं, मुझे मेरे वकील से बात करने दें। जब वकील का नाम आया तो FIA वो भी गायब हो गई और बिला किसी रुकावट के वो जो साहब थे वो इटली के लिए रवाना हो गए। 2 लाख रुपया ईद बनाई यहां पे। बहरहाल ठीक है, आगे चलते हैं। अगली खबर यह है कि नजम सेठी ये कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ 85,000 से जायद वोटों से हारे। 85,000, ये नजम सेठी कह रहा है। नजम सेठी को तजर्बा है ना, क्योंकि इसने भी पंचर लगाए थे, ये भी वजीर आला रहा है। और अब जो मिनिस्ट्री है वजारत दिफा की, वो सारा काम मिलिट्री सेक्रेटरी करता है। जिस काम पे साइन कराने हो तो ख्वाजा आसिफ से साइन करा लिए जाते हैं। ख्वाजा आसिफ को अपने दफ्तर में कोई नहीं पूछता कि ये डिफेंस मिनिस्टर है, ये आइन और कागजों में फौज का बॉस है, आर्मी चीफ का बॉस है, ये आसिम मुनीर का बॉस है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये इस्लामाबाद जा रहा था तो इसको फौज ने रोक लिया। इसने कहा कि क्या मसला है, तो उन्होंने कहा कि जनरल आसिम मुनीर का रूट लगा हुआ है आपके मुलाजिम का जो आपके नीचे है, तो इसको एक टाली के नीचे खड़ा कर दिया गया ख्वाजा आसिफ को। यानी मैं कभी कभी सोचता हूं कि बंदा इस्तीफा दे के घर चले जाए। इनके बाल का एक जिस्म का एक बाल भी काला नहीं है, लेकिन जाहिर है जब आप बेगैरत हो, जब आप जो है ना वो इसी सहारे पे चल रहे हो, कश्माला तारे के अकाउंट पे भरने हो, तो फिर आप ये सारा बर्दाश्त करते हैं। तो मिलिट्री सेक्रेटरी जो है ये वजारत चला रहा है। आपके सामने रखना है ये वाकया भी आज से तकरीबन 1400 साल पहले का है। सोशल मीडिया नहीं था, लोगों में शऊर नहीं था और लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। अब तो माशाल्लाह आप लोग पढ़े लिखे हैं, कौम पढ़ी लिखी है। हजरत ये जो है ना वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में मिस्र में घोड़ दौड़ का मुकाबला मुनक्किद हुआ। उस वक्त बड़े मुकाबले होते थे घोड़ों के, जाहिर है अरबी घोड़े अभी भी बड़े मशहूर हैं, जिसमें मिस्र के गवर्नर हजरत अमर बिन आस के लड़के मोहम्मद ने भी हिस्सा लिया। ये गवर्नर का बेटा है, मगर जीत एक मकामी काले ईसाई के घोड़े की हुई। एक ईसाई लड़का भी था काला सा, उसका घोड़ा जीत गया। ठीक है जी। इस पर मोहम्मद बिन अमर बिन आस ने उस ईसाई को यह कहते हुए कोड़ों से पीट डाला कि मैं बड़े आदमी की औलाद हूं। बाद रवायात के मुताबिक मैं मुअज्जिज वालदैन की औलाद हूं। और किताब में लिखा है कि कमर उधेड़ दी उस स्या लड़के की, मोहम्मद बिन अमर बिन आस ने। ये मुस्लिम हिस्ट्री में VIP कल्चर के सर उठाने की पहली कोशिश थी। असल मसला यह था निक्की जई सर्जरी, निक्की जई जो बाकू में हुई, मेजर सर्जरी बाकू में जी, पहली कोशिश थी। कल परसों वो जरदारी का लौंडा जिस गाड़ी पे फिर रहा था उस नंबर की 2 गाड़ियां मार्केट में थी, उस नंबर की 2 गाड़ियां। कोई कानून कोई जाब्ता इस मुल्क का। कल परसों एक ड्राइवर सब्ज नंबर प्लेट में वो जो डाला था उसमें जानवर लदे हुए थे। जब कैमरा लगा तो वो सब्ज नंबर प्लेट के आगे हो गया
कि सब्ज नंबर प्लेट और उसका नंबर शो ना हो, क्योंकि ये असर के बाद सारी रोडों पे होती हैं। साहब घर पहुंचते हैं, ये सारी बेगमात लेके और निकल गई, कोई मरी गया, कोई किधर गया, कोई किधर गया। पेट्रोल सरकारी। मैंने आपको बताया ना, हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जनरल न्याजी, AA के न्याजी अल मारूफ टाइगर न्याजी, वो स्टाफ कार में रेड एरिया में चले जाते थे, स्टाफ कार में। ये मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा ने लिखा है, स्टाफ कार में वो उधर चले जाते थे। इसी तरह ये यहां पे सर उठाने की जो है वो कोशिश की। जी, ये मुस्लिम हिस्ट्री में VIP कल्चर के सर उठाने की पहली कोशिश थी, मगर ऐसी दबाई गई कि पॉलिटिकल साइंस में आज भी दमकता रेफरेंस है ये। इस वाक़े के बाद हुआ ये कि ईसाई, उस लड़के का बाप, सीधा मदीना मुनव्वरा पहुंचा और शोर डाल दिया और हजरत उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से शिकायत कर दी। कहते हैं रात का वक्त था और नीचे जाकर ये सरकारी रहायश के सामने चीखने लगा कि बाहर निकलो खलीफा को। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़के को बाप यानी गवर्नर अमर बिन आस समेत मदीना मुनव्वरा तलब कर लिया, मोहम्मद को भी और गवर्नर को भी। और जब ये मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो ईसाई को कोड़ा पकड़ा कर फरमाया लड़के को, इसे उसी तरह पीटो जैसे तुम्हें पीटा था। उस लड़के ने मोहम्मद बिन अमर बिन आस, गवर्नर मिस्र के बेटे की पीठ उधेड़ दी। तो हजरत उमर ने उससे फरमाया, इसके बाप के गंजे सर पे एक कोड़ा मारो। बड़े मशहूर मारूफ गंजे थे अमर बिन आस, कि उस पे भी कोड़ा मारो। जी, ईसाई ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मुझे बाप ने नहीं पीटा था। हजरत उमर ने फरमाया, मार इसको भी, क्योंकि इसकी शय पर तो इसने तुझे मारा है, इसकी शय पर। ये पीछे था, ये पीछे था। वो क्यों कह रहा है कि फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करें, 47 का मैं करूंगा? किसकी शय पे? इसी शय पे इसका नाना फांसी चढ़ा था। किसने शय दी कसूरी को कत्ल करने की? इसी शय पे वो फांसी चढ़ा। इसको कौन शय दे रहा है? जरदारी के लोंडे को। क्योंकि सर्वे बता रहे हैं नून लीग की एक सीट, सरकारी सर्वे, और पीपल्स पार्टी की सीट ही नहीं है। सरकारी सर्वे बता रहा है, एजेंसियों के सर्वे जिससे दौड़े लगी हुई हैं। कहता है फॉर्म 45 का बंदोबस्त आप करें, 47 का मैं करूंगा। वही बात उमर कह रहे हैं कि इसी की शय पे, क्योंकि इसका बाप गवर्नर था, इसने तुम्हारी पीठ उधेड़ दी। मगर ईसाई ने इससे गुरेज किया। जाहिर है गवर्नर था, फिर शर्म आ गई। इस पर हजरत उमर ने अपने गवर्नर हजरत अमर बिन आस की जानिब मुतवज्जे होते हुए ये तारीखी जुमला कहा, जो मैं आज जनरल आसिम मुनीर को अपनी पूरी कौम की तरफ से कहना चाहता हूं। माजा गुजर कहती हैं, जो गैर मुल्की हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर वो पाकिस्तान को बदनाम करते हैं तो उनकी तमाम जायदादें जब्त करने का कानून मंजूर किया जाएगा। पाकिस्तान को बदनाम करना क्या होता है? पाकिस्तान 17 साल की दोशीदा है क्या? किस तरह बदनाम होता है पाकिस्तान? जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है उसको हाईलाइट करते हैं, न करें। जीबी में जो कुछ हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया। और वो वजह से ईद खान ने खबरदार किया है कि हर लड़का और लड़की पड़ी हुई है, ख्याल करना है, ख्याल करना है। जीबी में जितना वहां लिटरेसी रेट है, जितने तगड़े वो बंदे हैं, पता है एक ही नारा लग रहा है, एक नारा, वीडियो देख लें, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आसिम मुनीर मुर्दाबाद, नारे लग रहे हैं शय पर। उनको पता है ना कि नून लीग की क्या औकात है। वो एक उम्मीदवार बता रहा था जीबी का
कहता है पिछले इलेक्शन में जिस जिस हलके में मुख्यमंत्री गई वो सारे हारे। मेरे हलके में मौसम खराब था, ये नहुसत नहीं जा सकी, मैं जीत गया। ये उम्मीदवार बता रहा था हबीब अकरम साहब को, मैं जीत गया। जहां जहां गई वो उधर हलीमा सुल्तान बन के और कभी हुरम सुल्तान बन के और उधर ये फिर रही थी। कहता है जिस जिस हलके में गई वो सारे उम्मीदवार हार गए, मेरे में नहीं है, मैं जीत गया। अभी शेड्यूल बना रहे हैं नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ जाएगा मफरल रख के। अख्तियार वली को आज प्रोटोकॉल दिया गया, चौथे नंबर था इलेक्शन में या तीसरा, अख्तियार वली का आज प्रोटोकॉल दिया है जीबी गवर्नमेंट ने, प्रोटोकॉल अख्तियार वली को। मुशेरे का सबसे लुगड़ बंदा, घर वाले दूसरी दफा गोश्त नहीं देते, उसको प्रोटोकॉल दिया है। और असद कैसर के साथ, जुनैद अकबर के साथ, पीटीआई के साथ क्या कर रहे हैं, ये किसकी शय पे कर रहे हैं बताएं। असद कैसर को पंजाब पुलिस रोकती है। असद कैसर कहते हैं क्या हुआ, कहते हैं ऊपर से हुक्म है, ऊपर से। एक और बात भी बता दूं, पाकिस्तान में डिक्टेटर की जो एवरेज उम्र है ना आमरीत की, वो 8 से 10 साल है। 4 साल जनाब गुजार चुके हैं, लेकिन 4 साल और नहीं मिलेंगे, ये लिख लें, नहीं मिलेंगे। वो और मामलात थे, अवाम की ये हालत नहीं थी जो अब हो गई है उनके दौर में। बहरहाल जी, इसकी शय पर तारीखी जुमला क्या कहा, तुमने कब से लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया, इनकी मां ने तो इन्हें आजाद जना था, मेरी मां ने मुझे आजाद जना, दाई ने इतने पैसे भी नहीं लिए थे। ये कौन होते हमें गुलाम बनाने वाले, हमें बेड़ियां पहनाने वाले। बाद किताबों में लिखा है तुम कौन होते हो इनको बेड़ियां पहनाने वाले, बोलो मत, जो हम कहें वो बोलो, जो हम कहें वो सुनो, जो हम कहें वो देखो। क्यों, हम गुलाम हैं, हमारी मां ने तो हमें आजाद जना था, तुम कौन होते हो उनको बेड़ियां पहनाने वाले। ये वाकया दौरे खिलाफत राशिदा के अदल इंसाफ की उम्दा मिसाल है। और ये अगर आपने पढ़ना है तो फतूह मिस्र व मगरिब अज अब्दुल हकीम, अगर आपने पढ़ना है तो उसमें ये आप मुलायजा कर सकते हैं। अगली खबर पे चलते हैं। अगली खबर क्या है, अगली खबर ये है कि शहबाज शरीफ कहते हैं जीबी में साफ शफाफ इलेक्शन होगा। कैसे कर लेते हो यार, कौन सा सीरप करशी का मिलता है इतना बगैरत बनने के लिए। तो चूतियो, तुम खुद शफाफ इलेक्शन से आए हो, तुम्हारा पूरा टब्बर लाहौर में हारा, जीबी में ये शफाफ इलेक्शन हो रहा है। लेकिन जाहिर है जिसकी शय है, जिस शरारत के पीछे जाते, उसको याद कर लें, एडोल्फ हिटलर की इस कोटेशन को याद कर लें कि जिस शरारत के पीछे जाता हूं एंड पे यहूदी बैठा होता है। आगे चलें, ये नवा तमाशा देखो। शुगर मिल्स ने हुकूमत पे दबाव डाला है कि जी चीनी ज्यादा है एक्सपोर्ट की, वही ड्रामा हर साल एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए, डॉलर, रुपयों पे मजा नहीं आता, डॉलर, ये माँ बेच रहे हैं डॉलरों के लिए, अमरीकी अटॉर्नी जनरल, डॉलर डॉलर कंडो ऐसा मफरूर मोंडे तो रखना, मुंह में बीड़ी रखते हैं, एक्सपोर्ट की इजाजत दी जाए, फिर क्या कहेंगे चीनी कम हो गई है। और रिकॉर्ड पेमेंट रुकी है गन्ने वालों की, रिकॉर्ड पेमेंट। मैं तो इन किसानों से हैरान हूं। पहले भी कह चुका कि ट्रालियां, ट्रैक्टर, भैंसें, गायें, बच्चे लेकर आ जाएं, रोडों पे आ जाएं इंडिया की तरह, इस्लामाबाद में ट्रालियां ले आए। लेकिन पता नहीं, बहरहाल अपनी अपनी वो है। रिकॉर्ड पेमेंट रुकी है गन्ने वालों की, रिकॉर्ड पेमेंट नहीं दी। कहते हैं वो पेमेंटें करनी है, डॉलर चाहिए है, किसानों को डॉलर देंगे। जरा वजह देखें, पता नहीं कितने लाख चीनी पड़ी है टन, तो वो हमें बरामद को दे देंगे, अपनी है। मैंने सुबह क्या बताया था आपको, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जिया वो समरी भेजता सदर को
सदर था जिया उस पे साइन करता, जिया समरी भेजता GHQ आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ कौन था? जिया, वो उस पे साइन कर देता। ये अब हमजा शहबाज दरखास्त भेजेगा शहबाज शरीफ को, रमजान शुगर मिल चिन्होट, जरदारी की 16 शुगर मिलें, जरदारी की दरखास्त पहुंचेगी जरदारी के पास, उन्होंने मंजूर करनी है, मेरी शुगर मिल ये तुम्हारी है। फिर इधर 250 कर देंगे, 300 कर देंगे। पिछले साल क्या हुआ चीनी के साथ? वैसे भी ये कौम बहुत ज्यादा चीनी खाती है, बहुत ज्यादा, तो फिर इजाजत मांग लिया और इजाजत मिल जाएगी। जाहिर है ना मैंने देनी है इजाजत और ना आपने। अगली खबर सुने, सिर्फ 2025 में एहतियातन 39,786 लोगों को जहाजों से उतारा गया। कितने? 39,786 लोगों को। फिर आगे ये नहीं बताया, ऊपर बता रहे इटली वाला क्या कि 2-2 लाख 3-3 लाख लेके फिर चढ़ा दिया। उस दिन एक बुजुर्ग को बता रहा था, इटली में होते हैं बाबा जी, ईद उल फितर पे गांव गया, ईद उल फितर पे 345 रुपए 175 किलोमीटर का एक टोटा है मेरे गांव में, मोटरवे का या सी पैक का 175 किलोमीटर, 325 रुपए इन्होंने ईद उल फितर पे लिए। कितने? 325। ईद उल फितर के बाद ईद उल अजहा कितने अरसे बाद आती है? 2 महीने 10 दिन बाद। ठीक है, इस दफा गया 400 रुपए लिया टूल टैक्स। कतारें ट्रेलों की और बसों, कतारें, टूल प्लाजा, इतने वो बॉक्सेस। मेरे बच्चे पूछने लगे कि पापा ये कितने पैसे होते होंगे? मैंने कहा बेटा जाहिर है FWO खसारे में भाई लोगों के पास है ये। 325 ईद उल फितर पे, 400 रुपए ईद कुर्बानी पे टूल टैक्स। आज जो हमारी मेन स्टोरी है, वो मेन स्टोरी आप बहुत लुत्फानंदोज होंगे सुन के। मैं तो बड़ा लुत्फानंदोज हुआ, ऐसी स्टोरियां मुझे बहुत फैसिनेट करती हैं। जब 1971 की जंग खत्म हुई और फील्ड मार्शल मानक शाह की रिटायरमेंट की तारीख करीब आने लगी, तो उन्होंने गौर किया कि उनका ड्राइवर श्याम सिंह गैर मामूली तौर पर फिक्रमंद और परेशान रहने लगा है। उसके चेहरे की परेशानी को नजरअंदाज करना नामुमकिन था और जनरल ने फौरी तौर पर उसे भांप लिया। क्या बात है श्याम सिंह, इन दिनों तुम ऐसे लगते हो जैसे तुम्हारी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया हो। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, उसने धीमे लहजे में जवाब दिया और मजीद कुछ न कहा। जैसे जैसे दिन गुजरते गए और रिटायरमेंट करीब आती गई, एक दिन श्याम सिंह बिल आखिर बोल पड़ा, सर मेरी एक दरखास्त है जिसे सिर्फ आप ही पूरा कर सकते हैं। हाँ बताओ श्याम सिंह। सर मैं सर्विस से वक्त से पहले रिटायर होना चाहता हूं, बराए करम मेरी डिस्चार्ज की सिफारिश कर दें, मुझे डिस्चार्ज कर दें। लेकिन इसकी वजह क्या है? क्या कोई जमीन का तनाजा है या खानदानी मसला? अपनी सर्विस ठीक से पूरी करो, मैं तुम्हारी नायब सूबेदार बनने में भी मदद करूंगा रिटायर होने के बाद भी, लेकिन फौज मत छोड़ो, जनरल ने उसे मशवरा दिया। नहीं सर, बात कुछ और है, लेकिन मैं आपको तब तक नहीं बता सकता जब तक सर्विस छोड़ न दूं। उसकी ईमानदारी और खुददारी को समझते हुए जनरल ने फौरन जरूरी कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर दी। जब डिस्चार्ज के अहकामात आ गए तो उन्होंने एक बार फिर पूछा, लो अब खुश? कम से कम अब तो बताओ कि तुम वक्त से पहले क्यों रिटायर होना चाहते थे, अब तो रिटायर हो गए हो। ड्राइवर ने अटेंशन अटेंशन खड़े होकर जवाब दिया, सर आपकी गाड़ी चलाने के बाद मैं किसी और के लिए गाड़ी नहीं चला सकता। यह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज था, मैं इस एजाज को अपने साथ
घर और कब्र में ले जाना चाहता हूं, शमशान घाट में ले जाना चाहता हूं। फील्ड मार्शल हंस पड़े और बोले, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम हरियाणा के लोग कितने जिद्दी और धुन के पक्के होते हो। लेकिन अब जबकि रिटायरमेंट के कागजात पर कार्रवाई हो चुकी थी, कुछ बदला नहीं जा सकता था। फिर भी एक दिन जनरल ने उससे पूछा, रिटायरमेंट के बाद क्या करोगे? सर, कुछ ना कुछ इंतजाम कर ही लूंगा, कोई नौकरी तलाश कर लूंगा। तुम्हारे पास कितनी जरी जमीन है? सर, बिल्कुल नहीं है, मेरे पास एक मरला भी जमीन नहीं है। मैं तो एक बहुत गरीब खानदान से ताल्लुक रखता हूं। जनरल के दिल पर इस बात का गहरा असर हुआ। यहां एक गरीब आदमी था जिसने सिर्फ इसलिए अपनी रोजी रोटी छोड़ दी क्योंकि उसे लगा कि वो ऐसे कमांडर की खिदमत करने के बाद फिर कभी किसी और की खिदमत नहीं कर पाएगा। उनकी अलविदाई के दिन मानक शाह ने उसे एक लिफाफा थमाया। श्याम सिंह, इसे घर पहुंचने के बाद ही खोलना। जी सर, ड्राइवर ने सैल्यूट किया और चला गया। घर पहुंचने के बाद वो काम की तलाश में मसरूफ हो गया और लिफाफे के बारे में बिल्कुल भूल गया। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, मैं ट्रंक में तुम्हारी फौज की वर्दी रख रही थी तो मुझे तुम्हारी जेब से ये लिफाफा मिला। ओ, मैं तो उसके बारे में बिल्कुल भूल ही गया था। मैंने इसे इसलिए नहीं खोला क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। सर ने मुझे कोई तारीफी खाती दिया होगा, जैसा कि आमतौर पर सीनियर अफसरान देते हैं। फिर भी चलो इसे खोलते हैं और स्कूल के मास्टर जी से पढ़वाते हैं। मैं जानना चाहती हूं कि इसमें क्या लिखा है। उसकी बीवी ने इसरार किया। चुनाचे वो मियां बीवी गांव के स्कूल गए और हेडमास्टर से खत ऊंची आवाज में पढ़ने की दरखास्त की। हेडमास्टर ने अपना चश्मा लगाया, लिफाफा खोला और अचानक खामोश हो गए। क्या हुआ मास्टर जी, आप इस तरह क्यों घूर रहे हैं? श्याम सिंह ने पूछा। क्या तुम जानते भी हो कि ये क्या है? नहीं सर, ये ट्रांसफर डीड है, इंतकाल है। 1971 की फतह के बाद हुकूमत हरियाणा ने फील्ड मार्शल मानेक शॉ को जंगी एजाज के तौर पर 25 एकड़ जमीन दी थी। उन्होंने ये सारी जमीन तुम्हारे नाम मुंतकिल कर दी है। अब तुम 25 एकड़ जमीन के मालिक हो बुद्धू। अजीम मानेक शॉ की मीरास इस तरह जिंदा है। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में बताया जाता है कि उन्होंने सोनीपत के करीब अपनी जंगी ग्रांट की जमीन अपने ड्राइवर श्याम सिंह को तोहफे में दे दी और फील्ड मार्शल की अपनी पेंशन आर्मी विडोज वेलफेयर फंड, फौजी बेवाओं के फलाई फंड को अतिया कर दी। एक अजीम सिपाही और एक गैर मामूली इंसान को सलाम। गूगल पे चले जाएं, द इंसिडेंट ऑफ फील्ड मार्शल मानेक शॉ एंड ड्राइवर श्याम सिंह, पूरी तफसील पढ़ लें गूगल पे। मजेदार कहानी थी ना, कैसे लोग थे। इत्थे डिजिटल तस्बीहां, काले दाग। अल्लाह पाक आपको सानियत अता फरमाए, सानियत बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।